हेलो दोस्तों, और जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मैं करने वाला हूँ एक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवीज़ मैराथन, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा एमसीयू की हर मूवी के बारे में कुछ नई बातें, जिसमें से कुछ आपको पता हो और कुछ बातें आपको पता नहीं होगी। और आज हम बात करेंगे एमसीयू की फर्स्ट मूवी आयरन मैन के बारे में, जो 2008 में रिलीज़ हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, मार्वल स्टूडियो जिसकी 13 मूवीज़ अब तक बॉक्स ऑफिस पे $10 बिलियन का बिजनेस कर चुकी है, पहले इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने कुछ पैसों के लिए अपने पॉपुलर सुपर हीरोज़ के राइट्स को बेचना पड़ा, जैसे उन्होंने सोनी को स्पाइडरमैन और फॉक्स को एक्समैन की मूवी राइट्स बेच दिए। लेकिन 2005 में उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और अपना खुद का स्टूडियो बनाने के लिए $500 मिलियन का लोन लिया और बदले में अपने सुपर हीरोज़ जैसे अवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर के राइट्स रख दिए। इसका मतलब ये था कि अगर उनकी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलती तो उनसे ये कैरेक्टर छीन लिए जाते और हम कभी अवेंजर्स या सिविल वॉर जैसी मूवीज़ नहीं पा पाते। नंबर 2, एक कंपनी जिसने अपने स्टूडियो के लिए इतना बड़ा लोन लिया हो, यही चाहता होगा कि उनकी फर्स्ट मूवी सुपर हिट हो। मार्वल भी यही चाहता था कि उनका फर्स्ट सुपर हीरो पॉपुलर तो हो ही, बट उस पर पहले कोई मूवी ना बनी हो। इसलिए उन्होंने आयरन मैन को चुना, जो वैसे तो स्पाइडरमैन और हल्क जितना पॉपुलर नहीं था, और इसलिए ये एक और रिस्क था जो मार्वल ने लिया था। नंबर 3, टोनी स्टार्क के रोल के लिए बहुत सारे फेमस एक्टर्स के नाम सामने आए थे। कहा जाता है कि लियोनार्डो डी कैप्रियो, निकोलस केज और ह्यू जैकमैन यानी हमारे वुल्वरीन को भी इस रोल के लिए कंसिडर किया गया था। टॉम क्रूज भी इस रोल के लिए तैयार थे और वो इस मूवी को प्रोड्यूस भी करने वाले थे, बट फाइनली जैसे कि इस मूवी के डायरेक्टर ने कहा था, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को इस रोल के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि उनकी लाइफ और पर्सनैलिटी टोनी स्टार्क से मिलती जुलती है। नंबर 4, सैम रॉकवेल जिन्होंने आयरन मैन 2 में जस्टिन हैमर का रोल प्ले किया था, वो भी टोनी स्टार्क के रोल के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। नंबर 5, मूवी के शूटिंग के टाइम तक स्क्रिप्ट भी कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि ये मूवी को 2008 में रिलीज़ करना काफ़ी ज़रूरी था, वरना मार्वल को एक बहुत बड़ा लॉस होता। इसी चक्कर में मूवी के बहुत सारे डायलॉग्स सेट पे ही लिखे गए थे, जिसमें आरडीजे और जॉन फेवरो का ही हाथ था। नंबर 6, मूवी में हैप्पी होगन का रोल प्ले करने वाले जॉन फेवरो ने ही आयरन मैन 1 और 2 को डायरेक्ट किया था। हालांकि उन्होंने आयरन मैन 3 को डायरेक्ट नहीं किया था, बट वो तब भी उस रोल के लिए वापस आए थे। नंबर 7, एक सीन में आप लेफ्ट में कैप्टन अमेरिका की शील्ड देख सकते हैं, जो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि टोनी के फादर थे हावर्ड स्टार्क और उन्होंने ये शील्ड स्टीव रॉजर्स को दी थी और ये उसी का प्रोटोटाइप है और वो टोनी के पास तो होगा ही। नंबर 8, 10 रिंग्स एक टेररिस्ट ग्रुप था जिसका लीडर था मैंड्रिन। ये नहीं था वो, ये था वो। इस 10 रिंग्स के सिंबल को मूवी में 3 बार दिखाया गया था, 1, 2 और एक बार क्रेडिट्स में। और अगर आप ध्यान से देखें तो मूवी के विलेंस रजा और ओबडिया स्टेन ने सेम रिंग्स पहनी हुई है, जो ये बताता है कि वो दोनों ही 10 रिंग्स के बहुत बड़े मेंबर्स हैं। नंबर 9, मूवी में 2 बार वॉर मशीन को टीज किया गया था, एक बार यहाँ और एक बार क्रेडिट्स में, लेकिन टेरेंस हावर्ड सिर्फ सूट को देखते ही रह गए और उसे पहनने का मौका मिला डॉन चीडल को आयरन मैन 2 में। नंबर 10, मूवी के एंड में जब टोनी सबको बता देता है कि वो ही आयरन मैन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन था और इसे लीक होने से बचाने के लिए वहाँ पे सभी एक्स्ट्रास को यही कहा गया था कि ये असली नहीं है, जबकि टोनी स्टार्क का एक सपना है। नंबर 11, जिन सेन जिसने टोनी के सूट बनाने में उसको मदद की थी, वो उसे बताता है कि वो दोनों पहले मिल चुके हैं बर्न स्विट्जरलैंड की एक कॉन्फ्रेंस में, जो हमें देखने को मिलता है आयरन मैन 3 में। नंबर 12, मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में शील्ड डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी से अवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करने आता है। ये सीन इतना ज़्यादा सीक्रेट रखा गया था कि इसकी शूटिंग के टाइम पे मूवी से जुड़े इंपॉर्टेंट लोग ही सेट पे थे। कहा जाता है कि इस सीन की स्क्रिप्ट 3 पेज की थी, लेकिन एंड में स्क्रिप्ट की बेस्ट लाइन को ही यूज़ किया गया। नंबर 13, निक फ्यूरी का कैरेक्टर कॉमिक्स में सैमुअल एल जैक्सन से ही इंस्पायर्ड था। सैम जैक्सन खुद भी एक बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है और इसलिए उन्होंने मार्वल के साथ 9 मूवीज़ की डील साइन की थी। और जैसा एक बार निक फ्यूरी से कॉमिक्स में पूछा गया था उनका रोल कौन प्ले कर सकता है, तो निक फ्यूरी खुद ही कहता है ऑफ कोर्स सैम जैक्सन। नंबर 14, मूवी के एक सीन में रॉक्सन कॉर्पोरेशन का लोगो देखा जा सकता है और इस कंपनी का आयरन मैन 1 और 2 में भी मेंशन किया गया था, जो मैं आपको उनकी मूवीज़ की वीडियो में बताऊंगा। नंबर 15, फिंग फैंग फून जो मार्वल का एक फेमस सुपर विलन है, उसकी एक फ़ोटो इस मूवी में दिखाई गई थी। नंबर 16, अगर आप ध्यान से कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में हाइड्रा की गन्स और आयरन मैन सूट के रिपल्सर्स की आवाज़ सुने, उनकी साउंड सुने,
तो वो 99% सेम है, तो शायद इसमें भी हावर्ड स्टार्क का ही हाथ हो सकता है। नंबर 17, मूवी ने अपने बजट से 3 गुना कमाई की थी और 3 साल पहले आई अपने से पॉपुलर सुपर हीरो बैटमैन की मूवी बैटमैन बिगिंस को पीछे छोड़ दिया था। नंबर 18, कॉमिक्स में जार्विस एक असली इंसान था, वो स्टार्क परिवार का बटलर था, लेकिन मूवी में उसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम दिखाया गया है ताकि उसका कंपैरिजन बैटमैन के बटलर एल्फ्रेड से ना किया जाए। आखिर दोनों ही अमीर सुपर हीरोज के बटलर्स हैं। जार्विस की फुल फॉर्म है जस्ट अ रेदर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। नंबर 19, पॉल बेटनी जो अभी एमसीयू के विजन का रोल प्ले करता है, उन्होंने इस मूवी के लिए जार्विस के सारे डायलॉग्स को बस 2 घंटों में रिकॉर्ड कर दिया था। नंबर 20, आयरन मॉन्जर जो मूवी का मेन विलन था यानी ओबाडिया स्टेन का सूट, उसका नाम मूवी में शायद डायरेक्ट मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन इनडायरेक्टली स्टेन मूवी में बहुत पहले ही ये नाम बोलता है। नंबर 21, मूवी में जो एयरप्लेन्स थे जो आयरन मैन को पकड़ने आते हैं, उनका नाम था विप्लैश 1 और 2, जो एक ईस्टर एग था आयरन मैन 2 के विलन के लिए, आयरन मैन 2 जिसका विलन था विप्लैश। नंबर 22, पेपर पॉट्स के रोल के लिए पहले रेचल मैकएडम्स को कंसिडर किया गया था, लेकिन एंड में ये रोल ग्वेंथ पैल्ट्रो को मिला। रेचल मैकएडम्स अभी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में दिखाई दी। नंबर 23, एक सीन में आप स्टेन के पास में एक चेस सेट देख सकते हैं। कॉमिक्स में स्टेन को चेस खेलने का शौक था और उसने स्टार्क इंडस्ट्रीज पे हमला करने के लिए चेसमैन नाम का एक ग्रुप बनाया था। नंबर 24, मूवी में जब टोनी अफगानिस्तान से वापस आता है तब वो एक बर्गर ऑर्डर करता है और एक बर्गर खाते खाते वो डिसाइड करता है कि वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन्स डिवीजन को बंद कर देगा, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके वेपन्स का मिसयूज हो रहा है। सेम इंसिडेंट्स रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लाइफ में भी हुआ था, जब वो एक बार अपनी कार में ड्रग्स लेकर जा रहे थे और तभी बर्गर किंग से एक बर्गर उन्होंने ऑर्डर किया और वो बर्गर उन्हें पसंद नहीं आया और उन्हें लगा कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने सारे ड्रग्स को ओशन में फेंक दिया। इसी रियल लाइफ इंसिडेंट से उनका मूवी का वो सीन इंस्पायर्ड था। नंबर 25, मूवी में स्टैनली का कैमियो को आपने देखा ही होगा, जिसमें टोनी स्टार्क उन्हें ह्यूज हेफनर समझने की गलती करता है। ह्यूज हेफनर दरअसल प्लेबॉय एंटरप्राइजेस के फाउंडर है। तो ऐसे मैंने आपको बताया 25 नई बातें। अभी भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको मेरे फेसबुक पेज पे बता दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब होता है इस वीडियो का एंड। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसे बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।